तो की ऑरा को देखकर मैंने सोचा कि हाँ, जैसे आप देख रहे हैं आजकल काफी ले ऑफ हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन गलत नहीं करना। 1-1 लाख रुपए 10 साल तक दीजिए तो कैन यू इमेजिन कि आपको क्या मिलेगा पीरियड्स। लेकिन टैक्स की चोरी नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस का पैसा जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। अगर हमारी लाइफ चली जाती है तो हमारे जाने के बाद जो हमने सपने सजाए थे बच्चों की एजुकेशन की, शादी के, घर की, वो क्या हमारी फैमिली पूरा कर पाएगी। जितनी छोटी एज में आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। नोट किसी के काम नहीं आते, नोट छापने की मशीन जीवन काम होती है। फाइनेंस हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अक्सर हम इसे समझने में पीछे रह जाते हैं। सही फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण हम अक्सर गलत फाइनेंशियल डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं। नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीए स्निग्धा निगम जी। वेलकम स्निग्धा जी। थैंक यू आस्था। तो आपका शुरुआत से एम यही रहा है कि आपको सीए बनना है या कोई और आपका एम था कि मैं बड़ी होकर कुछ और बनूंगी? नहीं, शुरू से ही 8th क्लास में मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे सी बनना है जी। और बाकी की बात सही है। तो आपकी जर्नी कैसी रही? आपके घर से कोई बैकग्राउंड आपका लाइक फाइनेंस बैकग्राउंड रहा है या आपने कैसे इस फील्ड में ही आना आपने सोचा कि चलिए मैं सीए की फील्ड में जाऊंगी? हमारे फैमिली में तो कोई नहीं है सी। और फाइनेंस की बैकग्राउंड से अगर कहें तो मेरे फादर बैंक में मैनेजर थे। लेकिन हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव थे जो सी थे। तो की ऑरा को देखकर मैंने सोचा कि हाँ, ये कुछ अच्छा है, ये करना चाहिए। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया कि क्या है सी और कैसे कर सकता है। 8th क्लास की वर्चुअल लैंग्वेज होती है उसका पेपर नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब एक्सप्लोर किया कि इसलिए क्या सब्जेक्ट मुझे आगे चूज़ करना चाहिए तो फिर मैंने डिसाइड करके सी चूज़ किया। जैसे कि हम सोचते हैं कि फाइनेंस और सीए का एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है। तो जैसे अब हर फील्ड में अगर हम देख रहे हैं कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई बिजनेस भी रन कर रहा है, सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई कैसे अचीव करे, तो उसकी कोई स्टेप्स हैं या कैसे हम उसे फॉलो करें जिससे हम कह सकें कि हम आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? सबसे पहले तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती क्या है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है एक उस पॉइंट पर पहुंच जाना जब हमें अपने नेक्स्ट मंथ की पेचेक पर डिपेंड ना होना पड़े। कि अगर हमारी जॉब चली जाती है, जैसे आप देख रहे हैं आजकल काफ़ी ले ऑफ हो रहे हैं, तो अगर हमारी जॉब चली जाती है या हमारा फिक्स सोर्स ऑफ इनकम जो मंथली इनकम है अगर वो नहीं रहती है तो हम अपना जो फ्यूचर है वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कहाँ से फंड आएगा लाइफ जीने के लिए। तो वो स्टेज पे पहुँचने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है करना। एक तो उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सबसे मेन जो 3 स्टेप्स हैं वो मैं कहूँगी कि पहला तो है प्रोटेक्ट योर फंड्स फॉर बैड इन्वेस्टमेंट। कहीं भी गलत आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन गलत नहीं करना है। दूसरा प्लान करना है हर एक फ्यूचर के खर्चे के लिए कि आपकी लाइफ में आप क्या क्या खर्चे आप एक्सपेंड कर रहे हैं जो आपको करने हैं, और उसके लिए अभी से प्लान करना, बजट बनाना और उस बजट को सही समय पे हमें मिल सके उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना। और तीसरा है परफॉर्म का मतलब है कि हमें जो हमने स्ट्रेटजी बनाई इन आवर लास्ट स्टेप, मतलब प्लान में जो हमने डिसाइड किया उसे हमें सही में परफॉर्म भी करना है। कई बार लोग बजट बनाते हैं लेकिन उसको परफॉर्म नहीं करते कि हम उसी हिसाब से प्लान करें। जैसे प्लान हमें क्या क्या करना है, जैसे हमें घर लेना है तो घर के लिए हमें किस हिसाब से पैसे सेव करने हैं और कैसे उसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें जब हमें घर खरीदने की हम स्टेज पर आ जाए तो हम उसको ईज़िली विड्रॉ कर सके और हमें मनचाहा इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी वहाँ से मिल रहा हो। और उसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन हो सकती है। और आजकल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है पोस्ट रिटायरमेंट की प्लानिंग, कि रिटायरमेंट के बाद में हमारे जो खर्चे होंगे, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई कैन से कि 80-85 अभी आजकल है।
तो रिटायरमेंट जब 60 साल की एज में हो रहा है तो हमारे 60 से लेके 85 तक का सफ़र जो 25 सालों का है, क्योंकि अब तो नहीं मिल रही है पेंशन, तो आप कैसे उसको बिताने वाले हैं। तो आपके जो जनरल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो रेगुलर खर्चे हैं वो, उसके अलावा अगर आपकी कुछ आकांक्षाएँ हैं कि हमें ये भी करना है, बच्चों की शादी या घर या घूमना फिरना, तो ये सब खर्चों के लिए हमें सब पहले से ही प्लान करना होगा। जितनी छोटी एज में आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जब से हम अर्न करने लगे या इवन हम अर्न नहीं भी कर रहे हैं तो हम पढ़ भी रहे हैं, तो प्लानिंग कर एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं, ताकि हम जब उस स्टेज पर आए जब हम इन्वेस्ट कर सकें तो हम तब तक फाइनेंशियली लिटरेट हों। हमें सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, बैड इन्वेस्टमेंट कौन से हैं, रिस्क फैक्टर किसमें क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और लाइफ को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस। आपने अभी जैसे बोला कि बेड इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे क्या क्या बेड इन्वेस्टमेंट्स जो आप देखती हैं अक्सर एज अ सीए की जो भी आपके पास आ रहे हैं कि ये बेड इन्वेस्टमेंट है, ये बेड इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ी डिटेल्स में बताएं। बैड इन्वेस्टमेंट में उस इन्वेस्टमेंट को कहूँगी जो जिस प्रकार का उसमें रिस्क है उस हिसाब से उसमें रिटर्न नहीं है, या जितना रिटर्न हमें उससे बेहतर कहीं और मिल सकता है लेकिन हम गलत जगह इन्वेस्ट करके उससे कम रिटर्न ले रहे हैं, उसे मैं बैड इन्वेस्टमेंट कहूँगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी पॉलिसीज़ ले लेना इंश्योरेंस की, ये आजकल बहुत कॉमन बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपको कहेंगे कि आप 1-1 लाख रुपए 10 साल तक दीजिए और उसके बाद हम आपको दूसरे साल से ही 40-40 हज़ार रुपये अगले 40 सालों तक देंगे। तो हम क्या अमाउंट को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अरे हमने 10 लाख रुपए दिए और हमें 30 लाख 40 लाख रुपए मिल रहा है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और बहुत बढ़िया प्लान है, लेकिन हम उसमें 2 चीज़ें भूल जाते हैं। एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 40 हज़ार रुपये आज की डेट में जो है वो क्या 40 साल की उम्र 40 साल बाद रहेंगे? बिल्कुल नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले आपको क्या मिल रहा है। कभी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देते समय IRR कैलकुलेट नहीं करता। इंश्योरेंस एजेंट्स आपको ये बोलते हैं कि इसमें आपकी लाइफ भी तो सिक्योर हो रही है। अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, लाइफ सिक्योर हो रही है, पर उस लाइफ सिक्योर करने के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो उतना रिटर्न दे रहा है हमें? अभी जैसे आपने एक टर्म यूज़ किया IRR, तो इसके बारे में, क्योंकि नॉर्मली जैसे हम भी फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी समझना ही एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो आप जरा थोड़ा इसके बारे में बताइए कि IRR मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR जो होता है वो हम कह सकते हैं कि जैसे चक्रवर्ती ब्याज आप समझते होंगे कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, जो उसको हम इन लॉन्ग टर्म IRR कह सकते हैं। जैसे हम जब भी कैश फ्लोस निकालते हैं किसी भी पॉलिसी का, तो आउटफ्लो जो हुआ और इनफ्लो जो हुआ कैश का, वो सारा हम शीट पर डाल करके और उसको IRR उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने जितना पैसा लगाया उसके बदले हमें जो मिला, तो हमें चक्रवर्ती ब्याज उसका अपने समय के लिए कितना मिला। अगर वही अमाउंट हमने कहीं और लगाया हुआ होता तो हमें उसके बदले क्या मिलता। दोनों को कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैड इन्वेस्टमेंट है और कौन सा गुड इन्वेस्टमेंट है। लाइफ को सिक्योर करना है अगर, तो हमको देनी चाहिए लाइफ के लिए पॉलिसी, मतलब जो टर्म प्लान होते हैं। अगर आप कोई भी एंडोमेंट पॉलिसीज दे रहे हैं जिसमें आपको प्रीमियम को रीपे करने के ऑप्शन मिल रहे हैं, तो अच्छा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं मिलेंगे। 4% से वो कैलकुलेट करके देते हैं, यहाँ 4% 8%, और वो बहुत ही कम होते हैं। अगर आप IRR उसका कैलकुलेट करेंगे 5 5.5, इससे ज़्यादा IRR कहीं नहीं मिल रहा है। इससे ज़्यादा तो आपको FD मिल जाएगा, गवर्नमेंट की स्कीम से मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम से मिल जाएगा, इवन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी 8.25 का इंटरेस्ट दे रही है। तो इतने बैड इन्वेस्टमेंट क्यों करना? आपको सिर्फ लाइफ सिक्योर करनी है तो आप टर्म प्लान लीजिए। टर्म प्लान में आपको बहुत कम अमाउंट में वो रिस्क फैक्टर आपका कवर हो जाएगा कि अगर इन केस आपकी डेथ हो जाती है
डेथ सभी की होनी है, लेकिन अगर किसी की समय से पहले हो जाती है और उसकी लाइबिलिटीज रह जाती हैं, तो उन लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए एक टर्म प्लान लेना है कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली जो है सिक्योर है। टर्म प्लान सभी को लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस सभी को लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस इसलिए है कि आपकी पॉकेट पे एक्स्ट्रा बर्डन न करे अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो। अगर हमारी लाइफ चली जाती है तो हमारे जाने के बाद जो हमने सपने सजाए थे बच्चों की एजुकेशन के, शादी के, घर के, वो क्या हमारी फैमिली पूरा कर पाई? तो टर्म प्लान में हमें उतने का ही रहना चाहिए जो हम सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, उसके लिए हमें कितने फंड की ज़रूरत होगी, उतना ही आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। और विजुअली जो हम पॉलिसीज देखते हो कहते हैं कि आपकी 100 साल की उम्र तक आपको ये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको तब रिटर्न मिलेगा। हाँ, 100 साल आपको पता है कैसे 100 साल कैसे कवर करते हैं? 100 साल ऐसे कवर करते हैं कि जैसे आप आज मान लीजिए 25 साल के हैं, तो आपके 75 साल वो अगले कवर कर देंगे। 75 साल, अब आप 100 साल तक, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करती 100 साल तक कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो जैसे मान लीजिए हम 80 में 85 में चले गए, तो अगले 15 साल वो आपके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ को सिक्योर करेंगे। और जब आप 100 साल के हो जाते हैं 75 साल बाद, उस समय वो आपको पे करेंगे। तो कैन यू इमेजिन कि आपको क्या मिलेगा? पीनट्स। क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो जो वैल्यू जो मार्च के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम की तो वैल्यू बचेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम तो ये सोचते हैं कि 100 साल कवर हो गए, अरे कभी भी वो पैसों को मिलेंगी, और उस पैसे की वैल्यू क्या रह जाएगी? ये कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए एजुकेट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ इन्वेस्ट करें। आप एक मान लीजिए आपने कोई इस तरीके की पॉलिसी ले ली, आप उसको कंपेयर करिए ना एक टर्म प्लान से। एक टर्म प्लान आपकी एज में 25-30 हज़ार रुपये ले, बढ़िया टर्म प्लान मिल जाएगा, 2 करोड़ कवर कर देगा आपकी लाइफ, है ना। और आपने सेम पॉलिसी अगर प्रीमियम पे बैक के साथ में ली हुई है, जिसमें आपको पैसा वापस दे रही है टर्म प्लान में, और एक एनरोलमेंट पॉलिसी में ये तो होता है कि टर्म प्लान में अगर आप उस टर्म ड्यूरेशन में आपकी डेथ नहीं हुई तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। लेट्स से आपने 75 तक की एज कवर कर ली, और अगर आप 75 तक आपकी डेथ नहीं होती और आप टर्म इंश्योरेंस हर साल पे कर रहे हैं और 75 आप क्रॉस कर गए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रीमियम पेबैक वाली पॉलिसी ले रखी है, तो अगर आप वो टर्म पूरा कर जाते हैं तो आपको वो पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन वो पैसा वैल्यू कहीं नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं रहती ना। तो और प्रीमियम बहुत हाई रहता है, 4 गुना 5 गुना। तो आप 25,000 रुपये में एक टर्म प्लान लीजिए, जिससे आपके जीवन को ये संतुष्टि हो गई कि अगर मैं चला गई या मैं चली गई तो मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो पैसा है, वो उसकी काम आएगा, है ना। और बाकी जो आपने वो 3 गुना 4 गुना पैसा उस पॉलिसी में लगाने से बचाया, उसको आप एक गुड इन्वेस्टमेंट में लगाइए, जहाँ आपको 12%, 15%, इवन मोर रिटर्न भी मिल सकता है इन म्यूचुअल फंड्स और इन मार्केट और इन even in any government scheme, even in पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स या फीमेल सिटीजन स्कीम्स हैं, उसमें आप लगाएं। इवन एफडी भी उससे ज़्यादा इंटरेस्ट दे देती है। लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि एफडी में अगर हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो फिर तो मिलते लंबे टाइम तक हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि उसमें भी इससे जो हम पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे अपन ऐसा कह रहे हैं कि देखिए एफडीज में क्या होता है कि वो ना उसको आप लिक्विड कैश की तरह मानिए कि जब आपको ज़रूरत हुई, ऐसा नहीं है कि आपको एफडी में इन्वेस्ट कर लिया तो अपने सालों तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन ब्रेक इट एनी टाइम। आजकल तो एक्स से बनाते हैं हम लोग, और एफडी बनाई और जब ज़रूरत हुआ तोड़ी और निकाली। थोड़ा नुकसान जरूर होता है, इंटरेस्ट था, और लेकिन वो एक सेफ फंड है, जब आपको ज़रूरत हुई तो आप उसको निकाल लेंगे। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि आपको जब ज़रूरत हो आप उसको निकाल लें। यूलिप्स में ये ऑप्शन होता है, लेकिन यूलिप्स में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, 20% 22% का एक्सपेंस रेशियो। आप अगर 1 लाख रुपये यूलिप में लगा रहे हैं तो आपका 80% तक ही इन्वेस्ट हो रहा है, 20% तो एक्सपेंस रेशियो में चला गया। यूलिप अच्छा प्लान होता है, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं डिसाइड करने के। उस वो प्लान आप कहाँ, वो यूलिप पॉलिसी जिसमें आपने ली, वो फंड आपका कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे आप अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं तो वो एक्सप्लोर किया जा सकता है।
लेकिन स्टिल उसके लिए भी आपको Still- इतनी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। हाँ, स्टिल उसमें आपको वेट करना पड़ेगा, उसका लॉकिंग पीरियड है, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। एफडी में तो जब आपको जरूरत होगी तब आप निकाल लीजिए, इमरजेंसी फंड की तरह। मार्केट में भी आपको भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जब जरूरत होगी तो निकाल लीजिए। अब इसमें लोग हवाला देते हैं इनकम टैक्स का। ये मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि लोग यूजुअली कहते हैं कि अरे हमने इतना इतना चलो अर्न कर लिया, लेकिन अब हम उसे टैक्स से कैसे बचाएं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो या बिजनेस में। सब यही चाहते हैं कि जितना हमने कमाया एटलीस्ट हम टैक्स से मिनिमम उसके क्राइटेरिया में आए। तो वो टैक्स सेविंग कैसे की जाए? इससे पहले मैं इंश्योरेंस के बारे में बता देती हूँ। जैसे इंश्योरेंस में हवाला देते हैं कि इंश्योरेंस का पैसा जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। यूली में आप पैसा लगाएंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी, आप टैक्स नहीं देना होगा। ऑब्जेक्टिंग रिजीम में आ रही है, उसको 3 ऑप्शन है। न्यू रिजीम में आने के बाद ये सारे ऑप्शंस बेकार हो जाएंगे, तब तो आपको टैक्स देना ही देना है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी। तो ये इस तरीके के जो प्लान्स हैं वो लाइफ सिक्योर करने के लिए आप लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लीजिए कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो वो बहुत हैवी हो जाती है पॉकेट पे खर्च करना। हमारे इतनी भयंकर बीमारियाँ आजकल हो रही हैं, हार्ट से रिलेटेड कैंसर हो जा रहा है, इतना मतलब लाइफ टाइम सेविंग्स जो है आपकी खर्च हो जाती है। सर्जरीज में इतना ज्यादा हमारा पैसा जो है खर्च हो जाते हैं। तो उसके लिए मन की संतुष्टि के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर, क्योंकि इन केस अगर ऐसा होता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी इसको कवर कर देगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस आपके जाने का आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो आपके फंड बच रहे हैं उसको आप कैसे बेटर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाए। ये सब आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आ सकता है। वही आपने एक चीज़ बोली थी कि इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ ये टर्म पॉलिसी में भी तब तक ही करें जब तक हमें दिख रहा है कि हमारी लायबिलिटी है। ये मैंने आपको बात बताई थी, आपने अच्छा बात उठाया, याद दिलाया मुझे कि कई लोग क्या करते हैं कि मतलब लाइफ टाइम के लिए ले लेंगे और 80 85 90 साल तक टर्म इंश्योरेंस लेंगे और उसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जी, क्या आपकी लायबिलिटी तब तक रहने वाली है? आपकी लायबिलिटी रहेगी तब तक जब तक आपके बच्चे सेटल नहीं हो जाते, तभी तक रहती है। कि क्योंकि वो फंड अगर आप मर भी जाएंगे तो वो पैसा किसको मिलेगा बाद में? आपके बच्चों, फैमिली। तो आपको वो तभी तक लेना है क्योंकि आपको वो लीगेसी में वो नहीं छोड़ के जानी अपनी टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज नॉट अ लीगेसी। वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी मतलब ना लेने पर आपके बच्चे जो है वो सफर ना बने, आपकी फैमिली सफर ना करे। तो वो तभी तक रहनी चाहिए जब तक आपको लगे कि आपकी लाइफ में बच्चे जो हैं वो सेटल नहीं हो जाएंगे, फैमिली जो है वो सिक्योर नहीं हो जाएगी, तभी तक की। 65 70 75, लेकिन 90 100 तक क्यों लेना है? एक मिसकंसेप्शंस जो हेल्थ पॉलिसीज ने हमने क्रिएट कर दिया है, इंश्योरेंस पॉलिसीज ने, कि हम 100 इयर्स तक का दे रहे हैं। हाँ, तो लोगों को एक इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से वो लोग इस फील्ड में इन हेल्थ पॉलिसीज में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हें समझने की जरूरत है कि लायबिलिटीज उनकी कितनी एज तक है। एज तक है, उतने ही एज तक आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी है ताकि आपकी लायबिलिटीज कवर हो जाए और आपके जीवन के जो गोल था वो डरने का कि मेरे लायबिलिटीज पूरी हो पाएंगी, अगर लायबिलिटीज पूरी हो गई तो क्यों टमटा है? सही बात। उसके बाद टमटाने का कोई फायदा नहीं है, जाना तो सभी को है। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे लेगेसी नहीं होती, लेगेसी होती है कोई एम्पायर करा कर दो, बिजनेस एम्पायर। नोट किसी के काम नहीं आते, नोट छापने की मशीन जीवन काम आती है। तो अगर आप अपने बच्चों को एक नोट छापने की मशीन यानी एक सिस्टम बना करके देते हैं जिससे बच्चे आगे यूज़ करें, नोट चलाने की मशीन बच्चों को सिखानी है कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो वो आप लाइफ टाइम आपके बच्चों के काम आने वाली है। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी वो आप आज देंगे वो कल ख़त्म हो जाएगी, वो पैसा किसी के काम नहीं आता। तो ये लेगेसी जो है हमें अपने अंदर डेवलप करनी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हम अर्ली स्टेज से स्टार्ट करें, बच्चों को सिखाएं कि कैसे वो फाइनेंशियल लिटरेट हो सकते हैं और उस फाइनेंशियल लिटरेसी से कैसे जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी। जैसे आप बताया अभी नोट बनाना नहीं, नोट छापने की मशीन। अब नोट छापने की मशीन बन गई है, वो नोट छाप रहे हैं। अब वही है कि टैक्स
सब टैक्स से कैसे बचा जाए। जी तो अब वो चीज़ की टैक्स सेविंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं, या क्या गवर्नमेंट उसमें हमें बेनिफिट्स दे रही है? गवर्नमेंट भी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। बिजनेस के लिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सैलरीड के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बिजनेस में आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, और कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम्स हैं, जिसमें अगर आप स्टार्टअप खोलते हैं तो 80 IAC के अंदर 10 सालों में से 3 साल तक प्रॉफिट होने के बावजूद आप जीरो टैक्स पे कर सकते हैं। ये भी स्कीम्स है, मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको जीरो टैक्स पे करना है अगर आपका एलिजिबल स्टार्टअप है। तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं, और लोग HUF भी बनाते हैं जिसमें आपको 7 लाख की एक्स्ट्रा लिमिट मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप टैक्स को बचा सकते हैं लेकिन टैक्स की चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आप कमा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को पे भी करना चाहिए। ये हम लोगों को सभी को पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग बनना है बाय पेइंग टैक्सेस। तो टैक्स पे ज़रूर करना है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप टैक्स को प्लान कर सकते हैं तो ज़रूर प्लान करना चाहिए। टैक्स प्लानिंग इज़ अ गुड थिंग, और वो ऐसा नहीं कि ईयर ख़त्म होने के बाद होती है, वो ईयर स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है कि हम कहाँ कहाँ कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स के थ्रू जा सकते हैं कि हमारा टैक्स जो है वो बच सकता है। लेकिन टैक्स इनकम पे ही होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर लॉस हो रहा तो थोड़ी ना टैक्स लगेगा। तो जैसे अभी आप ये बोल रहे हैं कि हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, जैसे जो कि अब इंडिया में हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें कब प्लान करना चाहिए कि अब हम इस चीज़ की प्लानिंग इस तरीके से करें कि हमारी टैक्सेशन कम से कम हो, या अगर हमारे इनकम टैक्स बन रहा है तो हम उसे कैसे मैनेज करें? हमें ईयर स्टार्ट होने के समय पर डिसाइड करना चाहिए। जैसे सैलरीड क्लास के लिए मैं कहूँगी, अगर वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो 80 वजन की डिडक्शन लेनी है, तो उन्हें पहले ही प्लान कर लेना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से मुझे टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है, जो 80 में क्लेम कर सकते हैं। इवन होम लोन के इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस की भी डिडक्शन मिलती है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए फीस की भी डिडक्शन मिलती है, हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो पहले से ही करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने साल निकल गया और 31 मार्च आ गया, उसके बाद में आपने सोचा कि अगर मैं पॉलिसी ले लेता तो मुझे इतना इंटरेस्ट का फायदा मिल जाता या इतना मुझे इनकम टैक्स बच जाता। तो ये सब चीज़ें बाद में काम नहीं करती। तो ये पोस्टमार्टम नहीं होता, ये आपको पहले से ही करना होता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो भी हमें करना है, प्लानिंग जो आपने शुरुआत से ही बताई, ये प्लानिंग हमें जितनी जल्दी हम करेंगे उतना हम लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देख पाएंगे। तो यूजुअली अब जैसे फेस्टिवल्स बहुत आते हैं, तो इंडिया में चाहे दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, या और जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उसमें लोगों के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं कि मैनेजेबल रहे, उनके फेस्टिवल्स एंजॉय करने हैं उतना हो भी, लेकिन कम से कम उसमें कैसे मैनेज कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात होती है इसमें बजटिंग। इस चीज़ से बजट बनाना पड़ता है। बजटिंग एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, बजटिंग फेस्टिवल्स के लिए, बजटिंग इमरजेंसीज के लिए, सभी चीज़ों के लिए पर्सनल बजटिंग, पर्सनल फाइनेंस की बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें फीमेल्स को इन्वॉल्व होना, क्योंकि फीमेल्स को मालूम होता है कि कौन कौन से खर्चे कब कहाँ करने हैं। तो ये अगर हम पहले से ही प्लान करके चले, अब जैसे इवन आपने देखा होगा कई सारे घरों में ये इवन ये तक प्लान करते हैं कि अभी समर्स आने वाली है तो हम लोग AC चलाएंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो हम लोग सर्दियों में हमारा बिल कम आता है, लेकिन हम उतना ही बजट बना के चलेंगे कि बिजली की बिल का इतना ही आता है, तो वो एक्स्ट्रा जो हमने सर्दियों में बचाया उसको हम गर्मी में यूज़ करेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल बजटिंग। इसी तरीके से हमें फेस्टिवल्स की भी बजटिंग करनी चाहिए कि हमने सेव जो किया है इसमें से हम फेस्टिवल्स के लिए इतना सिक्योर रखेंगे कि हमें इतना ही करना, और जब बजट बनाते हैं तो उस बजट पे स्टिक रहना, ये नहीं कि उससे ऊपर निकल जाए, और इमोशनल बाइंग बिल्कुल ना करें। ये इंडियंस की वो टेंडेंसी है कि हमने कुछ चीज सेट तो कर ली है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हम पीछे रह जाते हैं। और कोई गोल अचीव करे ना करे, लेकिन यहाँ गोल से पार निकल जाते हैं। जब खरीदने की बारी आती है तो इमोशनल बाइंग ना करें कभी भी। इमोशनल बाइंग होती है कि आपका मन कर जाना कि अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, या मेरी फ्रेंड के पास ये मुझे भी लेना है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं को नहीं, बेकार की चीज़ें जो जिनकी वैल्यू ख़त्म हो जानी है, इस तरीके की चीज़ों में फालतू पैसे नहीं वेस्ट करनी चाहिए।
इसकी जगह उससे कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप एस.आई.पी के लगा रहे हैं जिससे आप अर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे आप एक आईफोन ले रहे हैं और अगर आपका काम एक छोटे फ़ोन में भी चल सकता है 15-20 हज़ार में, तो आईफोन लेना बेकार है। लेकिन अगर आप आईफोन ले रहे हैं और उससे आप अर्न कर रहे हैं, लाइक आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि वो बेहतर कैमरा है उसमें, उससे अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप खरीद सकते हैं क्योंकि वो आपका अर्निंग का सोर्स है। लेकिन बेकार ज़रूरत नहीं है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं, वो बेकार है, तो एक तरीके से फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, खरीद रहे हैं। हाँ, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो 2-3 साल में आप उससे बोर हो ही जाते हैं, आपको चेंज करना ही करना है। तो उससे ये पीयर प्रेशर में आप रखें कि मेरी फ्रेंड के पास ये है तो मुझे भी लेना है, या क्या कहते हैं ये बहुत बढ़िया लग रहा है और सबके पास है मुझे भी लेना, तो ये नहीं करना चाहिए। ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए, पर ज़रूरत नहीं है तो बेकार है। जैसे आप ये हैं, तो जैसे अब फ्यूचर एस्पिरेट्स जो हैं सीए के लिए, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी या किस तरीके से उन्हें अपना शेड्यूल प्लान करना चाहिए? क्या पॉइंट्स आपकी साइड से रहे हैं जो आपने अपने टाइम पे फेस किए हैं जिससे वो बचें, या क्या वो और अपना सकते? तो आप अपनी साइड से उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे आप स्कूलिंग में पढ़ रहे होते हैं, अगर उतना ही पढ़ेंगे तो सीए पास कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, असल में क्या होता है कि जब तक हम लोग स्कूल्स में होते हैं ना, तो हमारे रेगुलर एग्जाम हो रहे होते हैं, मंथली टेस्ट भी हो रहे हैं, क्वार्टरली भी होते हैं, हाफ ईयरली भी हो रहे हैं, फाइनल भी हो रहे हैं, तो हम बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। फीमेल्स तो एटलीस्ट पढ़ती हैं, इसको नहीं रोको, पर फीमेल्स तो पढ़ती है। तो कॉलेज 12th के पास करने के बाद क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि अब बाइक होता हूँ, फिर हम लोग ना सोशल मीडिया में जाके चढ़ जाते हैं और फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाता है, कॉलेज गोइंग और मजे करने हैं, एंजॉय करना है। ये मेंटालिटी कम करनी पड़ेगी। आपको उतना ही पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है, फोकस लूज नहीं करना है और फिक्स टाइम पे करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो 2 घंटे में ही कवर कर लेते हैं, कुछ जो होते हैं उनको 7-8 घंटे चाहिए होती है। तो वो आपको स्कूलिंग टाइम से पता होता है कि मुझे कितना पढ़ना है, तो मुझे कवर कर लूँगा या कर लूँगा, तो उतना आपको टाइम देना ही देना है। और मैं तो नहीं कहूँगी कि बहुत अपलोड करके पढ़ो या बहुत लेट पढ़ो, जो आपकी बॉडी क्लॉक को सूट करता है। जैसे मुझे लेट नाइट स्टडीज सूट करती थी, मैं हमेशा रात में 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती थी, सुबह 6-7 बजे तक पढ़ती रहती थी। तो अगर वो सूट करता है आपको, वो कीजिए, क्योंकि मुझे वो उसके अच्छा करता है, शोर नहीं होता है, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, आप फोकस रह के पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हैं, दिन भर पढ़ सकते हैं, जब आपको लगे कि आपका फोकस ज़्यादा रहता है उसी समय आप पढ़िए और टेंशन नहीं लीजिए। स्ट्रेस बहुत बड़ा पार्ट है हाँ, इस जर्नी का भी। हाँ, जैसे हम फाइनेंस को बजटिंग करते हैं, ऐसी पढ़ाई का भी बजट बनाइए कि मुझे आज इतना पढ़ना ही पढ़ना है, इसे पढ़े बिना मैं सो नहीं करूँ, वरना स्ट्रेस की लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी। क्योंकि आप अगर उसको छोड़ देंगे तो आपके नेक्स्ट डे पे बर्डन हो जाएगा, फिर वो बढ़ता जाएगा, वो पाइल अप होता जाएगा। तो मतलब प्रोक्रास्टिनेशन मत करिए, टालिए मत काम को, और जितना आप बजट बनाए कि मुझे, क्योंकि प्लान आपको करना ही पड़ेगा, इसकी भी बजटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इतनी बुक्स पढ़नी है, मतलब फाइनल तक तो हमारी हाइट के बराबर तक की बुक्स हो जाती हैं, तो इतनी बुक्स अगर आपको पढ़नी है और वही उतने ही टाइम में पढ़नी है, तो उसको आपको ना प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कितना कितना डेली पढ़ना है, तो मैं इसको कवर कर पाऊँ। तो वो प्लान करके और फोकस्ड रहिए और सोशल मीडिया से दूर रहिए, बहुत इजीली पास कर सकते हैं। बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, वो इसलिए क्लियर करते हैं क्योंकि वो फोकस्ड रहते हैं। तो फोकस मत खोइए और पढ़ाई करते रहिए, बहुत आसान से हो जाएगा। सो फोकस इज द की, कि आप Yes. बहुत इजीली, जो इतना टफ एग्जाम आ जाता है सीए का, तो भी आप इजीली क्लियर कर सकते। थैंक यू सो मच, आपने आज इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ लोकनाथ पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।